कि आप में से कुछ बच्चों ने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं कि मैम आपका ये सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, क्या पूरी बायोलॉजी कंप्लीट होगी, क्या आप इसका 4 स्टोरी करना शुरू कर दोगे, क्या आपने कोई हिडन एजेंडा तो नहीं रखा है? ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपने जो स्टॉक्स की मेरी स्टोरी अभी तक नहीं देखी है तो आप देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैम ऐसा क्यों बोल रही है और आपको पता लग जाएगा कि मेरी हिस्ट्री क्या है। नंबर 2 की पूरी बायोलॉजी कंप्लीट होगी। नंबर 3 कब तक सिलेबस कंप्लीट होगा, मैं टारगेट रख के चली हूं आपका फरवरी तक, ठीक है? फरवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ओके? और जिस तरीके से कर रहे हैं, मैं चाहती हूं कि तुम्हें धीरे धीरे मिले ताकि डाइजेस्ट हो जाए, है ना? बहुत ज्यादा ही खिला दो एक बार में तो वो हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाती है, तो आई डोंट वांट दैट टू हैपन, स्पेशली तब जब हमारे पास टाइम है, राइट? तो इसलिए आपको एक दिन का गैप है ताकि आपका बैकलॉग ना लगे, ठीक है? आप अच्छे से नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो। खाना प्लेट में रख के दे दिया है, जितना खिलाना चाहिए उतना ही दिया है, बट आपको खाली खाना है वो, राइट? और क्यों नहीं आएंगे यार आपके नंबर, क्यों नहीं होगा पेपर आपका क्लियर, है ना? पहले तो ये डाउट अपने दिमाग से निकाल दो। हो सकता है होगा, मैं तभी यहां खड़ी हूं और लुक इन टू माई आईज एंड टेल मी इफ आई एम टेलिंग द रॉन्ग थिंग, ठीक है? आपको सब प्लान बनाया है, आपको खाली इसको फॉलो करना है बच्चों, ठीक है ना? स्केड्यूल मैंने शेयर कर दिया, एनुअल किंगडम आपका 4 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो आज के लेक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे, है ना? आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम्स पे क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? एनसीईआरटी को खोल के रखना अपने सामने, ठीक है? मैं बीच बीच में एनसीईआरटी के रेफरेंसेस भी देती हूँ सो दैट आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे कि मैम कहाँ से पढ़ा रही है, राइट? सो दैट वॉज इट एंड थैंक यू सो मच। और चैनल पे काफ़ी नए लोग भी आए हैं, उनका मैं बहुत ही हार्दिक स्वागत करती हूँ यहाँ पे। और आपको मैं बस यही बोलना चाहती हूँ बेटा, बहुत वाइज हैं, आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म चूज किया है। नॉट ब्रैगिंग अबाउट माई सेल्फ बट आई नो सो, ठीक है? बिकॉज ये प्लेटफॉर्म आपको सब कुछ देगा, ठीक है? स्टडीज तो देगा ही देगा, वो तो मेजर है ही पोर्शन इसका। हाउ टू बैलेंस योर इमोशंस एंड फोकस एंड कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाना है, वी विल लर्न बाय द मेडिटेशन टेक्निक्स जो हम लोग यहाँ पे शुरू कर देंगे अब रेगुलर बेसिस पे, ठीक है? तो चलिए बेटा, विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, है एनिमल किंगडम। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से जो मैंने आपको दिया था। अब वो था लास्ट क्लास में मैंने आपको सिमेट्री पढ़ाया था लास्ट में, और सिमेट्री मैंने आपको बोला था कि रेडियल के एग्जाम्पल्स ये रहे, बायलैटरल के एग्जाम्पल्स ये रहे, पर मैंने कहा कि उसमें मैंने एक गलती की है। गलती के एक लाइन ऐड नहीं की है कि उसमें एक एक्सेप्शन है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सारे बच्चों ने उसका सही आंसर लिखा है, तो उनके लिए तालियां, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर था एक्चुअली इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश, है ना, जिसमें भी स्टारफिश जिसको बिलोंग करती है। तो कहता है कि वो ना एक्चुअली अपने मेटामॉर्फोसिस में, अपनी एवोल्यूशन में उल्टा घूम गया, है ना? हम लोग क्या करते हैं, मतलब हमेशा बेटर होते हैं, पहले अच्छे थे, गुड बेटर बेस्ट, यही होता है ना? लेकिन उसने क्या किया, पहले उसमें लार्वा में उसके बाइलेटरल सिमेट्री थी, लेकिन एडल्ट में जाके उसने दोबारा से रेडियल सिमेट्री कर ली, राइट? तो इसको हम बोलेंगे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस या रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन है ना? कि अच्छे तो बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वालिटी के साथ में पैदा तो हुए थे, हमें से वैसे लोग कुछ करते हैं ना, बढ़िया मैं तो, है ना, अच्छे होते हैं, काइंड हार्टेड, लोगों की हेल्प करते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, और भी बहुत सारे अच्छे। लेकिन अगर परिस्थिति विपरीत हुई, ऑपोजिट हुई, है ना, वो कमीना है तो मैं भी कमीना बन के दिखाऊंगा उसको, विच इज समटाइम्स गुड ऑल्सो, बट समटाइम ऐसा नहीं कि मतलब अपना पूरा कैरेक्टर ही गया, तुम जो चीज से बच रहे थे वही बन गए। तो इट इज लाइक दैट। मैंने कई लोगों का होता हो देखा एक्चुअली ये, ठीक है ना? तो सबक सिखाओ लेकिन अपने आप को नहीं बदलो, ठीक है? As it is like that. So anyways, नॉलेज, ज्ञान भी हो गया बीच में। सो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, है ना? तो एक्चुअली इस चीज को लिख लो तुम, बिकॉज ये आपका बेटा, मैं आपको बता दूं कि एक्सेप्शन एक्चुअली जो होती है ना आपकी, वो एक अच्छा क्वेश्चन बना देती है अपने आप में, और ये बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा गया पीवाईक्यू है, करेक्ट है? डन। चलिए, अब एक और बड़ी अच्छी सी बात मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ कि देखो यार, जब भी है ना सिमेट्री, आपको पता है मैंने बायलैटरल सिमेट्री की मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि सिमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं। तो बायलैटरल सिमेट्री की कहानी इस तरह से है कि हम लोग को चलने में आसानी हो रही थी, बॉडी को बैलेंस करना आसान हो गया, तो हमने क्या किया, बायलैटरल सिमेट्री जो थी हमारी एवोल्यूशन ने अपना ली। अब चलना तो आसान हो गया, लेकिन दिखे तो कुछ आगे,
कैसे थोड़ी कि ऐसे दीवार से सर मार रहे हैं, इधर मार रहे हैं, इधर मार रहे हैं, इधर मार रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना. सो दैट इज वाई वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड एट दैट टाइम, जब बायलेटरल सिमेट्री फर्स्ट पहली बार आई. किसमें आई सबसे पहली बार? आपके प्लैटीहेल्मिंथस में. उनका सेफलाइजेशन शुरू हुआ, उनका हेड जो था वो बनना शुरू हुआ, नर्वस सिस्टम. तो उससे पहले उसने क्या किया, अपने आप को डिवाइड किया. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखो, अगर ये इसका माउथ है, कोई भी रैंडम ऑर्गेनिज्म ऐसे बना रही हूँ, उसका माउथ है, तो ये इसने बोला कि ये इसकी हो जाएगी एंटीरियर साइड और ये इसकी हो जाएगी पोस्टीरियर साइड. करेक्ट है ना? एंटीरियर मतलब आगे वाली साइड, आगे, और पोस्टीरियर मतलब से पीछे. कूल है ना? ठीक है. तो ये डेवलप होना शुरू हुआ. अब ऑफ कोर्स अभी थोड़ा दिमाग लगाओ कि सेफलाइजेशन कहाँ शुरू होगी? एंटीरियर साइड में, बिकॉज आगे वहां से बढ़ता है वो. तो इस तरफ बेटा हमारी जो थी वो सेफलाइजेशन होना शुरू हुई. अब एक और इसमें चीज ऐड करूंगी मैं कि देखो, जो पेट वाला हिस्सा होता है ना हमारा भी, ये मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसको याद रखना. पेट वाले हिस्से को हम कहते हैं वेंट्रल साइड, और ऊपर वाले हिस्से को, ये जो पीठ वाला हिस्सा होता है हमारा बैक साइड का, इसको हम लोग कहते हैं डॉर्सल साइड. ठीक है ना? डॉर्सल साइड. तो यहां पे हमारी जो थी सेफलाइजेशन होना शुरू हो गई. सेफलाइजेशन का मतलब पता है क्या होता है? सेफलाइजेशन, है ना? सेफलाइजेशन. सेफलाइजेशन का मतलब, सेफिलॉन मतलब ब्रेन. ठीक है ना? सेफेलिक एनसेफेलॉन. तो वो बनना शुरू हो गया. आंखें, नाक, कान, सारे सेंसरी ऑर्गन. आप खुद सोच के देखो, आपके ना मोस्टली सेंसरी ऑर्गन्स यहीं पे हैं. आपकी आंखें, आपका नाक है ना, सेंस ऑर्गन है, कान, मुंह, ब्रेन, मोस्टली सेंस ऑर्गन्स यही है. एक ही सेंस ऑर्गन बचता है आपका स्किन, जो कि पूरी बॉडी पे है. टच, जिसमें फीलिंग है. इजंट इट ग्रेट? तो ये इसीलिए हुआ ताकि हमको जो है मैक्सिमम जो है कि मतलब ऐसे, जैसे सपोज अब तो हम सीधा खड़े हो रहे, तब तो ऐसे चलते थे, है ना? तो सब कुछ चीजें मतलब यहाँ स्मेल आ जाए, दिख जाए, कान से सुन जाए, कुछ भी हो जाए. यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट्स हाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, माय डियर चिल्ड्रन, द सेफलाइजेशन बिगैन. ठीक है ना? ब्रेन डेवलप होना शुरू हुआ. पीठ वाली साइड डिसाइड हो गई, पेट वाली साइड, वेंट्रल साइड डिसाइड हो गई आपकी. और आपको पता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी डॉर्सल साइड पे बनती है. तो दैट इज सेफलाइजेशन से स्पाइनल कॉर्ड नीचे की तरफ को बनने चली गई. राइट, लाइक दैट. तो खैर, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो अभी तक हमने कितने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किए हैं? 3 किए हैं. पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किया था, याद है ना सबको? पढ़ के आए हो ना पिछला? हाँ, अभी लिखना चैट बॉक्स में, मैं देखूंगी कॉमेंट बॉक्स में, सॉरी. ठीक है. सेकेंड वॉज बॉडी प्लान. 3 हमने बॉडी प्लान पढ़े थे, सेल एग्रीगेट, ब्लाइंड सैक एंड ट्यूब विद इन ट्यूब. ठीक है. उसके बाद में हमने सिमेट्री पढ़ा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज जर्म लेयर्स, है ना? जिसको हमने क्या बोला है? जर्म लेयर्स. हेडिंग दो नेक्स्ट, नंबर 4, जर्म लेयर्स. बहुत ही प्यार प्यार से पढ़ रहे हैं बेटा. मेरा बस मोटिव ये ही है कि आपके दिमाग में इस तरह से सिंक इन हो कि कोई भी दुनिया की ताकत आपको, इस कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग से हिला ना पाए. दैट्स व्हाट आई वांट टू डू. और आप भी पूरा योगदान देना इस चीज में, अपनी पूरी सिंसेरिटी यहाँ पे देके. ठीक है? तभी मैं आपको पूरी हेल्प कर पाऊंगी. राइट, चलो. तो बेटा जर्म लेयर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बेसिस पे, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. ठीक है. बट बात करते हैं कि मेरे कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो अभी तक जिनको यही नहीं पता कि जर्म लेयर्स होती क्या है, कैसे बनती हैं. मैं अचानक से जर्म लेयर के बारे में आपने कैसे पढ़ाना शुरू कर दिया? देखो यार, मैं ना आपको अपनी ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा उससे. ठीक है ना? जैसे पिछला अच्छे से समझो तो इसको भी अच्छे से समझो. देखो यार, ये हैं हम, और ये हम मतलब मैं, तुम सब, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे दादा, सब एक टाइम पे जाइगोट थे. मानते हो ना इस बात को? ये आपकी 1 सेल्ड ऑर्गेनिज्म थी. ये आप बने थे किसी टाइम पे, जब आप व्हेन यू वर इन अ मदर्स बॉडी. राइट. फिर जाइगोट में बेटा डिवीजन शुरू होती है, क्लीवेज डिविजन्स कहते हैं जिसको. तो पहले, अब ये जाइगोट जो था, इसमें 2 सेल्ड स्टेज आ जाती है. कौन सी स्टेज आती है? 2 सेल्ड स्टेज. मानो डिवाइड हो रहा है. हाँ, जैसे तुमने एप्पल लिया, एप्पल को तुमने काट दिया 2 हिस्से में, लाइक दैट. 2 सेल्ड हो गया. फिर ऐसे करते करते 4 सेल, 8 सेल्स, मतलब आगे डिवाइड करता जाएगा, 4 बन जाएगा, 8 बन जाएगा. और मैं इसको सीधा ले जा रही हूँ एक मल्टीपल सेल वाली स्टेज पे, है ना? बीच की मैंने 2-3 स्टेजेस मिस कर दिए, अंडरस्टैंडिंग समझ के कि तुमको समझ में आई क्या होगा वो बात. तो यहाँ पे ये बनता है बॉल ऑफ सेल्स.
इसको हम लोग कहते हैं मोरुला, है ना, मोरुला कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। ये सब मदर के बॉडी में चल रहा है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। देन उसके बाद में इसमें फर्दर डिविजन्स होते हैं बेटा, और इसका ना कुछ इस तरह का शेप आ जाता है। ये इसको हम लोग ह्यूमंस के केस में कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। और ये जो सेल्स थे ये कुछ इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, और इसको मैंने क्या नाम दिया बेटा? ब्लास्टोसिस्ट। और इसको हम लोग ICM कहते हैं, इनर सेल मास। अब ये क्या है मैम, ये क्या होता है, कैसे, ये सब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर जब पढ़ेंगे इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तुम समझो कि जर्म लेयर्स कहां से बन रही है। तो देखो ये बात समझे सब लोग, मदर की बॉडी फैलोपियन ट्यूब में चल रहा है सब कुछ, ये कि जाइगोट बना, फिर 2 सेल स्टेज आया, फिर बॉल ऑफ सेल्स बना, फिर ब्लास्टोसिस्ट बना, ये सब बन रहा है, ठीक है। ये सब कार्यक्रम जो है मदर की फैलोपियन ट्यूब में चल रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर ह्यूमंस की बात करें तो ये सब बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम स्पॉन्जेस की बात करो, पॉरीफेरेंस, है ना, स्पॉन्ज वाले जो पोर्स वाले जो ऑर्गन, उनका काम तो ओम स्वाहा यहां तक ही हो जाता है। उन्होंने बोला ओम स्वाहा, हम इसके आगे बढ़ेंगे ही नहीं। दैट मीन्स पॉरीफेरेंस में, स्पॉन्जेस में देयर आर नो जर्म लेयर्स, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज को? कोई जर्म लेयर्स पॉरीफेरेंस में नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपनी कहानी को यहां पे ही अंत कर दिया था। अब कहानी सिलेंट्रेट्स के बाद की शुरू होती है कि अब आगे क्या होता है। मतलब सब पे एप्लीकेबल नहीं है, मैं ह्यूमंस की बात कर रही हूँ, अभी आपको रेफरेंस के बारे में बता रही हूँ मैं कि आगे क्या हुआ। अब हम ह्यूमंस की अगर बात करते हैं बेटा, तो अब ब्लास्टोसिस्ट जो है जाके इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब से निकल आता है, अभी वो प्लेसेंटा बनना शुरू कर देता है। एंड यूट्रस में वो कुछ अब ऐसा दिखना शुरू हो जाता है। कैसा दिखना शुरू हो जाता है? ऐसा दिखना शुरू हो जाता है कुछ, ये देखो ऐसा दिखना शुरू हो जाता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हाँ, तो ये आपका कुछ इस तरीके से दिखना शुरू हो जाता है, राइट। और इसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रूला। और इसमें जो सबसे बाहर वाली लेयर है ना बेटा, इसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, राइट। जो अंदर वाली लेयर है इसको हम कहते हैं एंडोडर्म। कई ऑर्गेनिज्म में एक तीसरी लेयर भी डेवलप होती है, कईयों में, है ना। कईयों में अगर तीसरी लेयर डेवलप हो गई, जैसे यहां पे डेवलप मैं आधे में बना रही हूं, तो इसको हम कहते हैं मीजोडर्म। दिख रहा है ना कलर, मीजोडर्म। इन तीनों को मिला के जर्म लेयर्स कहते हैं। और तुम पूछो कि मैम इन लेयर्स का सिग्निफिकेंस क्या है? अरे हम जो बने हुए हैं ना वो तीनों के ही बने हुए हैं। कुछ हमारे, जैसे हमारा हार्ट मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, राइट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी नोटोकॉर्ड जो है, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम बढ़ता है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। मतलब ये मीजोडर्म ने बनाया है। टीथ में जो हमारा कुछ पार्ट है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। तो डिफरेंट लेयर्स जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स बनाती हैं बॉडी के। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो हम कहां से आए हैं? हम ये तीनों जर्म लेयर से आए हैं। इज दैट राइट? क्लियर हो गया सबको ये? तो दिस इज व्हाट जर्म लेयर्स इज। अभी मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि देखो बच्चों, कई ऑर्गेनिजम्स में तो ये दोनों प्रेजेंट होती हैं, खाली दो। तो डिप्लोब्लास्टिक, डाई मैंने दो, डिप्लोब्लास्टिक, करेक्ट है ना। लेकिन कईयों में ये तीनों प्रेजेंट होती हैं, और सुपीरियर वही होगा जिसमें तीनों प्रेजेंट होंगी। तो ये तीनों जिसमें प्रेजेंट होगी, तो गैस करो क्या बोलेंगे इसको? ट्रिप्लोब्लास्टिक। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो गुड जॉब, बहुत बढ़िया। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो तुम्हारे लिए तालियां, नहीं आया तो रिवर्स करके दोबारा देखो उसको, ठीक है। कूल है ना, ये सब कुछ समझ में आ रहा है। एक और चीज बता देती हूँ यहाँ पे, बिकॉज अभी आगे काम में आएगी वो चीज। क्या है कि यहाँ पे एक पार्ट आपको जो दिख रहा है ना बेटा, ये, इसको हम लोग कहते हैं ब्लास्टोपोर। क्या कहते हैं? ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोसिस्ट से आया ना तो ब्लास्टोपोर बोल दिया इसको। ये क्या करते मैं आगे बताऊंगी, अभी खाली नोट करके रखो इसको। और कुछ ऑर्गेनिजम्स में इस कैविटी को, ये जो यहाँ पे बनी हुई है, इसको हम कहते हैं आर्केंट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा? आर्केंट्रॉन बोलते हैं इसको, राइट। ये क्लियर है सबको? या गैस्ट्रोसील बोल देते हैं, बिकॉज ये जो खाली जगह होती है उसको हम सील बोलते हैं, है ना। बायोलॉजी में जो भी जगह पे COEL लिखा होगा मतलब खाली जगह। तो जैसे ये ब्लास्टोला की है तो इसको हमने ब्लास्टोसील बोल दिया, है ना, ब्लास्टोसील, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया? आर्केंट्रॉन। और
गैस्ट्रोसील बोल दिया क्योंकि गैस्ट्रोला की सील है। ये क्या करते हैं मैं बाद में बताऊंगी तुमको, ठीक है। अभी के लिए इतना काफी है, बिकॉज अभी हम जर्म लिस्ट पे फोकस मार रहे हैं, ठीक है। डन डन डन, चलो वेरी गुड। तो अभी इसके बेसिस पे यार कि हम लोग डिवाइड करते हैं कि दो तरीके के, मैंने आपको बोला कि ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट इज डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जरा बनाएं जरा। तो जर्म लेयर्स के बेसिस पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है ना। जर्म लेयर्स के बेसिस पे ये टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, कई बच्चों को पता नहीं लगता कि जर्म लेयर लिख रहे हैं, टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिख रहे हैं। दो तरीके के, एक हुए आपके डिप्लोब्लास्टिक और एक हुए आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि तुम आज तुम्हें समझ में आ जा रहा है, ये तुम एक महीने बाद पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या लिखा है, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक में बेटा अगर तुम देखो, हम एक डायग्राम बनाते हैं इसका, सो दैट आपको समझ में भी आसानी होगी। डिप्लोब्लास्टिक ये, ठीक है, ये और ये रहा ये। चलो ट्रिप्लोब्लास्टिक में ये बात और ये बात और ये बात, ठीक है। सॉरी यार, अंदर वाला नहीं बना, कुछ गोलाकार नहीं बना, कुछ और ही बन गया ये। चलो अब इसको थोड़ा फिल करते हैं। तो सबसे बाहर वाली लेयर को बेटा हमने क्या बोला, एक्टोडर्म। तो इसको जरा डिजाइन बना दो इसमें। तो ये आपकी जो पिंक कलर वाली लेयर मैंने बनाई बेटा, इसको मैंने क्या बोल दिया, एक्टोडर्म बोला, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब इसके जो अंदर वाली, सबसे अंदर वाली लेयर है बेटा ये वाली, इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला एंडोडर्म, ठीक है। डन हो गया। अच्छा, और ये जो खाली जगह है ना बेटा, ये बीच में जो खाली जगह आपको दिख रही है, लेट मी हाईलाइट इट, ये वाली जो खाली जगह आपको दिख रही है ना, ये वाली, इसको हम लोग कहते हैं मीजोग्लिया, बिकॉज ये फ्यूचर में मीजोडर्म ही बनेगा। माइंड इट, हाँ, फ्यूचर में क्या बनेगा, फ्यूचर में ये मीजोडर्म ही बनेगा। तो इसको मैंने बोल दिया यार ये ना मीजोग्लिया है, अनडेवलप्ड मीजोडर्म। ये इसको अभी बनना था लेकिन ये अभी बना नहीं है, ये पॉइंट। चलिए, तो ये हो गई हमारी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे दिखते हैं, टीएस है उसका, ट्रांसफर सेक्शन, है ना। अभी चलो इसको भी ड्रॉ करते हैं। तो ये सबसे बाहर वाली तो आप जान ही गए हैं अभी तक, ये क्या है, दिस इज योर एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म। सबसे अंदर वाली भी जान गए हो तुम, ये क्या है आपकी, ये है आपकी एंडोडर्म, ठीक है ना। स्पेलिंग, आपको स्पेलिंग समझ में आ रही होगी ना, तो इजी है, वैसे तुम लिख भी सकते हो खुद से। हाँ, इसको मैंने क्या बोला, दिस इज एंडोडर्म, ठीक है। और ये जो बेटा बीच में जो खाली जगह बची है आपकी, इसको भी मैं यहां पे फिल कर दे रही हूं, बिकॉज ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो बताओ ये कौन सी लेयर बनी होगी बेटा, ये बनी आपकी मीजोडर्म, द प्रॉपर फुल्ली डेवलप्ड मीजोडर्म, राइट, गॉट इट। सो डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कुछ इस तरह के दिखे, राइट। अब अगला क्वेश्चन ये है कि मैम इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, बिकॉज हमें तो उसी से मतलब है, क्वेश्चन तो उसी पे आना है। डिप्लोब्लास्टिक में मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि स्पॉन्जेस तो नहीं आने वाले हैं बिल्कुल भी, राइट। तो हम लोग कहां पहुंचेंगे, सीधा सिलेंट्रेट्स पे, ठीक है। तो इसके दो एग्जाम्पल्स हैं बेटा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, दोनों के दोनों आपके डिप्लोब्लास्टिक है। नाउ ट्रिप्लोब्लास्टिक अगर हम लोग बात करें बेटा, बाकी सब के सब, द फर्स्ट फाइलम जिसमें सबसे पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक आया था वो कौन सा था, प्लैटीहेल्मिन्थस से लेके कॉर्डेटा, समझ गए ना। नंबर 4 से लेके नंबर 11 तक सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है ना। सो कैसे लिखूंगी मैं इसको, प्लैटीहेल्मिन्थस, तुम्हें प्रिंस चार्मिंग चार्ल्स याद है ना सबको, प्लैटीहेल्मिन्थस टू कॉर्डेटा, सब के सब। इज दैट क्लियर टू ऑल, इतनी बात सबको समझ में लग गई बेटा, है, इतनी बात सबको समझ में लग गई है ना कि क्या है। चलिए वेरी गुड, आप चाहें तो आप लिख सकते हैं Poriferans do not have germ layers, लिख लो, Poriferans do not have germ layers as they develop till blastula only. Humans के केस में इसको blastocyst कहते हैं, उनके केस में उसको blastula बोल देंगे, है ना, जो हमने ये बनाया था, this part, right? So you can write, लिख ही लो इसको पार्ट को यहाँ पे, है ना। कैसे लिखोगे, Poriferans do not have, Poriferans मतलब sponges
डू नॉट हैव जर्म लेयर्स, तुम्हें से कुछ बच्चे हो ना लिखते भी तो नहीं हो, सुन लिया हाँ हाँ हमें याद रहेगा, लेकिन गलत फहमी है ना बहुत बड़ी। डू नॉट हैव जर्म लेयर्स टिल ब्लास्टुला देयर डेवलपमेंट इज कंप्लीट, टिल ब्लास्टुला द डेवलपमेंट इज कंप्लीट, ठीक है ना। किसी चीज को रट्टा मारोगे और समझ के पढ़ोगे बहुत फर्क है। जो समझ के पढ़ी हुई चीज है वो बहुत आगे जाएगी, पेपर में भी याद आ जाएगी, भले तुमने कितना टाइम पहले पढ़ी होगी, लेकिन रट्टा मारी होगी तो पेपर से पहले पढ़ी होगी तब भी बहुत चांसेस है कि भूल जाएगी वो, ठीक है। अच्छा, तो अब बात करते हैं, मैंने आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बताई थी पीछे, ब्लास्टोपोर, है ना। तो ब्लास्टोपोर से एक्चुअली क्या बनता है? ब्लास्टोपोर से अगर माउथ बना तो वो हुए प्रोटोस्टोम्स। ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है। दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अभी इसके बेसिस पे दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा इसके बेसिस पे। एक होते हैं आपके प्रोटोस्टोम्स, ये इसी में कर रहे हैं हम लोग, जर्म लेयर्स में इसको कंटिन्यू कर दे रही हूँ, प्रोटोस्टोम्स, एंड दूसरे होते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स। अभी देखो स्टोम वर्ड का क्या मतलब है, स्टोम वर्ड का मतलब है माउथ, ठीक है ना। प्रोटो मतलब पहले, क्या बोला, पहले। ड्यूटेरो मतलब दूसरे नंबर पर, कितने नंबर पर, दूसरे नंबर पर मतलब मैंने अपने जैसे नोट बनाए मैं तुम्हें वैसे बना रही हूँ, ठीक है ना। और स्टोम का मतलब होता है माउथ। तो तुमको इतना क्लियर हो गया कि मैम क्या बोल रही है। प्रोटोस्टोम्स में माउथ पहले बनता है, और माउथ को बनाता कौन है, ब्लास्टोपोर। यू रिमेंबर बच्चों, क्या बोला था मैंने, ये ब्लास्टोपोर का थोड़ा सिग्निफिकेंस है, ये जो होल है ना यहाँ पे आर्केंट्रॉन के एंड में, तो ब्लास्टोपोर जो है वो जिन ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले मुंह बनाता है ना, वो क्या बनेगा, प्रोटोस्टोम्स हुए। मतलब माउथ पहले बना तो मतलब एनस बाद में बनेगा, राइट, है ना। अगर माउथ की बात कर रहे हैं तो मतलब माउथ एंड एनस नहीं बोल रहे, मतलब उसका डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट है, ये बात क्लियर रखो पहले, ठीक है। सो इसने क्या बोला, प्रोटोस्टोम्स में द ब्लास्टोपोर, लिखो सब लोग, द ब्लास्टोपोर फॉर्म्स माउथ, ठीक है ना। तो पहले माउथ आया फर्स्ट, है ना, द माउथ कम्स फर्स्ट, एंड इसमें जो है द ब्लास्टोपोर फॉर्म्स एनस फर्स्ट। ब्लास्टोपोर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वंस अगेन तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं लेकिन इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले। ब्लास्टोपोर फॉर्म्स द एनस, दैट मीन्स द माउथ, आर माउथ फॉर्म्स सेकेंड, है ना, माउथ कम्स लेटर, लेटर, ठीक है ना। यहां पे माउथ, एनस कम्स लेटर, एनस कम्स लेटर। फर्स्ट नंबर पे क्या आया इसमें, पहले पे आया माउथ और दूसरे पे आया एनस, ठीक है, बना मतलब। और इसमें पहले पे बना एनस और दूसरे पे क्या बन गया बच्चों, माउथ। तो ये देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। अभी आज के बाद में इस शब्द में कोई भी शक नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है, कि क्या प्रोटोस्टोम्स क्या होते हैं, क्या ड्यूटेरोस्टोम्स क्या होते हैं, करेक्ट है। अभी क्या है, इसका एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है ना, इसका एग्जाम्पल याद रखना, बिकॉज मेन तो वही है। तो क्या बोलेंगे इसका एग्जाम्पल्स, मैं आपको लिख के देती हूं यहाँ पे। प्रोटोस्टोम्स का एग्जाम्पल होगा आपका चलेगा आपका एस्केलमिंथस से, है ना, हाँ, एस्केलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, नहीं एस्केलमिंथस से नहीं चलेगा, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, सॉरी, इसको करेक्ट कर लो, इसको करेक्ट कर लो, हाँ यस राइट। सो एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, राइट। तो ये तीन चीजों को तुमने लिख देना है ना, आम, AAM, आम, याद रखने के लिए, ठीक है ना। एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, ठीक है, ये लाइन वाइज ही चल रहे हैं सारे, है ना, अगर आपको याद है वो प्रिंस चार्मिंग चार्ल्स का अगर वो सीक्वेंस हो। और इसमें तुम देखो ड्यूटेरोस्टोम्स में बेटा, तो इसमें आपका मोलस्का के बाद में क्या आता है, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, पूरा नहीं लिख रही हूँ बिकॉज मेरे में आएगा नहीं। इकाइनोडर्मेटा के बाद में क्या आता है, हेमिकॉर्डेटा,
हेमिकॉर्डेटा के बाद में क्या आता है? कॉर्डेटा। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो एनिलिडा के बाद में आता है आर्थ्रोपोडा और उसके बाद में आता है मॉलस्का। तो ये तीनों आपके हुए प्रोटोस्टोम्स, ठीक है ना। इससे पहले तो आपको पता ही कि इससे पहले तो हो ही डेवलप, अभी माउथ डेवलप हो ही, माउथ एंड एनस ऑलमोस्ट सेम था, है ना। तो यहाँ पे फुल्ली डेवलप आया था एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, तो ये सारे प्रोटोस्टोम्स हुए। ड्यूटेरोस्टोम्स कौन से हुए? इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो हम क्या हैं? हम ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। ह्यूमंस आर ड्यूटेरोस्टोम्स। याद है ना, ये एग्जाम्पल्स याद रखना। इस सेम एग्जाम्पल आगे चल के सीलोम में भी यूज होंगे, मैं बताऊंगी किस चीज में, ठीक है। हाँ, तो प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। अभी तक हमने क्या किया है? अभी तक हमने किया है जर्म लेयर्स, ठीक है ना। हाँ, जर्म लेयर्स किया है हमने अभी, और डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक उसके एग्जाम्पल्स, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स उसके एग्जाम्पल्स। कूल है। चलो आगे चलते हैं, कुछ रहा तो नहीं आपको बताने के लिए? हाँ ठीक है, चलो उतना ज़रूरी नहीं है, जितना बताना था उतना हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब जर्म लेयर्स के बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज योर सीलोम। नंबर 5 होगा ये, नंबर 5 है आपका सीलोम। सीलोम बोले तो क्या बेटा? सीलोम बोले तो बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी किस किस के बीच में प्रेजेंट होती है? इन बिटवीन बॉडी वॉल एंड योर गट। अभी तुम देखो इसको कैसे कैसे मैं प्रैक्टिकली करके बताती हूँ कि क्या है ये गट। अपनी गट देखो कहाँ पे है, ये मुंह है ना। ये जो मुंह स्टार्ट हो रहा है आपका, ये ईसोफेगस स्टमक तक, जो भी एनस तक जितना भी जा रहा है, दैट इज योर गट। समझ गए ना। और ये आपकी बॉडी वॉल है जो आपको बाहर दिख रही है। तो बॉडी वॉल और गट के बीच का जो डिस्टेंस है, जो वॉल्यूम है, उसको हम लोग सीलोम या बॉडी कैविटी कहते हैं। करेक्ट है। अच्छा, अब ये प्रेजेंट कहां पे होती है? तो अगर आपकी एनसीईआरटी आपके सामने खुली तो उसमें लिखा है साफ साफ, देखना है। आओ देखते हैं कहाँ गया। हाँ, ओहो ये है ना, चलिए खुलिए यार। हाँ ये रहा। तो इसमें देखो जरा, इसमें लिखा हुआ है इन्होंने। अभी हमने डिप्लोब्लास्टिक किया, इस पे चलते हैं। देखो कहता है कि सीलोम जो है वो आपके इन बिटवीन मीजोडर्म प्रेजेंट होती है। तो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि खाली ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में ही एग्जिस्ट करेगी ये, बिकॉज वहां पे तीनों लेयर्स है ना, मीजोडर्म भी है। डिप्लोब्लास्टिक में तो इसके एग्जिस्ट करने का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता है, बिकॉज मीजोडर्म ही नहीं है ना। देखो यहाँ पे, देखो देखो लिखा हुआ है इसमें, let me just show you. Absence of the cavity between the body wall and the gut wall, है ना। ये बता दिया मैंने आपको, बॉडी वॉल के बीच में और गट वॉल के बीच में, ठीक है। बॉडी कैविटी जो आपकी सीलोम है बेसिकली इज लाइंड बाय मीजोडर्म, इज कॉल्ड एज सीलोम। लाइंड बाय मीजोडर्म, प्लीज इसको हाईलाइट कर लेना, लाइंड बाय मीजोडर्म, इसको हम क्या कहते हैं? सीलोम। करेक्ट है। अच्छा दोबारा वापस आते हैं यहाँ पे। तो क्लियर है ना सबको? सो बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मीजोडर्म। लिख लिया सबने ये लाइन? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अभी सीलोम के बेसिस पे द ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ 3 टाइप्स, एसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स एंड ट्रू सिलोमेट्स। क्या बोला? 3 तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। अब इसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे हम लोग एक एक करके। तो सीलोमेट्स में मैंने क्या बोला? सीलोमेट्स, सॉरी सीलोम के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों। पहला है आपका एसिलोमेट्स। तो मैं एक बात बताऊं, किसी भी वर्ड के पीछे ना अगर ए लग जाता है ना, मतलब वो चीज उसमें नहीं है, तो देयर इज नो सीलोम। भाई इसकी तो कहानी यहीं खत्म हो जाती है, नो सीलोम। दूसरे आगे आपके स्यूडोसिलोम। तो ये भी बायोलॉजी में बड़ा फेमस शब्द है, स्यूडो, बार बार यूज होता है। स्यूडो माने फॉल्स। क्या बोला? फॉल्स। तो इसमें बोला कि है भी लेकिन नहीं भी है ना। फॉल्स कॉन्फिडेंस होता है ना कुछ बच्चों में, टीचर को तो पता चल जाता है ना, लेकिन अपने दोस्तों को बेवकूफ बना लेते हैं वो लोग। होता है ना ऐसा? मैं पढ़ लिया यार, चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरा पूरा, यार मेरे तो अभी 1 ही 2 टॉपिक हो रहे हैं। नहीं भाई मैं तो क्लास लगाई थी अच्छे से। तुम्हें बेवकूफ बना सकता, टीचर को नहीं बना सकता। स्यूडो, फॉल्स।
दिख रहा है लेकिन है नहीं, जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, लाइक दैट। थर्ड, स्यूडोसिलोम के बाद आता है ट्रू सिलोम, जिसको हम लोग कहते हैं यूसिलोमेट, है ना, ट्रू सिलोमेट्स, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं यूसिलोम। यू मतलब यू माने ट्रू, किसी वर्ड में यू बैक्टीरिया, है ना, यू कॉर्डेटा, लाइक दैट। तो ये यूसिलोम, तो इसमें बोला कि दे हैव सिलोम, ट्रू सिलोम है ना, ट्रू सिलोमेट्स है, इसमें लिख ही दिया तो उसको लिखने के बाद। अब इसके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, फिर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके। अब जाहिर सी बात है, ऐसे ऐसे हम लोग एवोल्यूशन में आगे जा रहे हैं, सॉरी इधर नहीं, ऐसे 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 एवोल्यूशन में आगे जा रहे हैं। तो ए सिलोमेट्स आपके कौन हुए बताओ। सबसे पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कौन हुए, प्लैटीहेलमिंथस। प्लैटीहेलमिंथस का दूसरा नाम पता है क्या है, फ्लैट वॉर्म्स। फ्लैट मतलब उसका बॉडी वॉल में और भाई साहब आपके गट में जगह ही नहीं है, तभी तो ऐसे वो टेप की तरह है। अगर सपोज हम में भी ना होता तो हम भी ऐसे होते, तो मोटे पतले होने का टेंशन ही कोई नहीं होती फिर तो, है ना। क्यों हम लोग इतना मेहनत कर रहे होते, जिम में भाग रहे होते, लेकिन ऐसा सौभाग्य सिर्फ प्लैटीहेलमिंथस के पास है, ठीक है। सो आओ जरा इनको सौभाग्यशाली बनाए यहाँ पे। सो इसका एग्जाम्पल है बच्चों प्लैटीहेलमिंथस, करेक्ट है। चलिए ठीक है, प्लैटीहेलमिंथस ही। अब आइए जो है ना, जो हैं बनते हैं लेकिन है नहीं वो है आपके प्लैटीहेलमिंथस से जस्ट अगला नेमेटोडा और एस्केलमिंथस, एक ही बात है ना। नेमेटोडा या एस्केलमिंथस एक ही बात है, नेमेटोडा। तो ये सारे स्यूडोसिलोम हैं, वो दिखती कैसे मैं बताऊंगी। लास्ट बचा आपका ट्रू सिलोमेट्स, द फर्स्ट फाइलम जिसमें सबसे पहली बार आपकी सीलोम आई थी, वो थे एनिलिड्स, अर्थवर्म, है ना। तो देखो मेरे बच्चों, विदाउट एनी एक्सेप्शन एनिलिडा से लेके कॉर्डेटा तक, है ना, आपको याद है ना वो सारा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, इकानोडर्माटा, हेमिंगोडेटा, कॉर्डेटा, याद है ना। नहीं है तो पिछला लेक्चर देखना, उसमें मैंने मोनिक दिया आपको म्यूजिकल बाकायदा, ठीक है। एनिलिडा टू कॉर्डेटा सब के सब ट्रू सिलोमेट्स हैं, कूल है। ये एग्जाम्पल जो है वो याद करना बहुत जरूरी है। चलिए अब देखते हैं कि इसकी शक्ल कैसी दिखती है। आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। अब ये नहीं सोचना है कि अरे यार मैम एनसीईआरटी में तो दी हुई है, मैं क्यों बनाऊँ, इतनी मेहनत क्यों करूँ, ठीक है ना। मत कर मेहनत, पेपर में भूलेगा या भूलेगी तो मुझे मत बोलना फिर, है ना। मेरे को भी तो 9 साल हो गया पढ़ाते हुए, हर क्लास में बनाते हैं। अभी कितनी और बार बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसी चैप्टर को पता नहीं कितनी बार और पढ़ाना पड़ेगा, कभी 2 शॉट्स में, कभी 1 शॉट में, कभी कुछ एनीवेज गाइस कम ऑन। So A सिलोमेट्स, how does it look like? So let's just make a circle, ठीक है, and then another circle which is ectoderm. You understanding? No, this is ectoderm. This is ectoderm. देखो मैं बड़ा सुंदर तरीके से नहीं बनाने की कोशिश कर रही, बिकॉज मुझे क्या है, मुझे बचानी है अपनी टाइम, ठीक है। तो ये होगी आपकी एक्टोडर्म, ठीक है। इसके बिल्कुल अंदर है आपकी कौन सी, मीजोडर्म। इसके बिल्कुल अंदर है आपकी क्या, मीजोडर्म। तो इसको फटाफट से फिल कर दो ऐसे 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 करके, तो ये हो गया आपकी मीजोडर्म। और बिल्कुल सबसे अंदर वाली कौन सी है, ये वाली है आपकी एंडोडर्म, ठीक है। तो पिंक वाली क्या बोला मैंने, पिंक वाली हुई बेटा आपकी एक्टोडर्म, सबसे बाहर वाली लेयर। ग्रीन वाली हुई आपकी मीजोडर्म, मिड वाली लेयर। और जो व्हाइट कलर वाली हुई बेटा वो हुई आपकी एंडोडर्म। एंडो माने अंदर सबसे, है ना, डर्म मतलब लेयर, डर्मा बोलते हैं इसको। और ये जो खाली जगह दिख रही है ना आपको, ये भी कुछ है, ऐसे में सोचना ये कुछ नहीं है, ये गट है। गट माने क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला लाइन है ना, माउथ जहां से भरेगा। सो ए सिलोमेट्स में क्लियरली तुम्हें दिख रहा है कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म में कोई स्पेस नहीं है। बॉडी वॉल और गट के बीच में कोई जगह नहीं है, सारी की सारी जगह मीजोडर्म ने ले रखी है। तो दिस इज ए सिलोमेट्स। क्या एग्जांपल इसका, प्लैटीहेलमिंथस ऐसा दिखता है, करेक्ट है, ठीक है ना, बना लिया सबने। नाउ द नेक्स्ट कम इज स्यूडोसिलोमेट्स, ठीक है। सेकेंड कम्स द स्यूडोसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स। अभी इसमें क्या बोला कि इसमें कैसा दिखता है, मीजोडर्म अपीयर्स इन पाउचेस। देखो ये ट्रांजिशन स्टेज है,
एसिलोमेट से अभी बन ही रही थी सिलोम, तो ये बीच वाली स्टेज हुई। तो मीजोडर्म आ रही है लेकिन हल्के हल्के, धीरे धीरे, हौले हौले आ रही है, लाइक दैट। लेट्स जस्ट हैव अ लुक। बनाओ, हाँ फटाफट मेरे साथ बनाओ। तो हाउ डज इट लुक लाइक? दिस इज एक्टोडर्म, दिस इज एक्चुअली एक्टोडर्म, दिस इज एक्टोडर्म। चलो भाई बनाओ, दिस इज एक्टोडर्म, है ना। और सबसे अंदर वाली मैंने क्या बोला था? दिस इज एंडोडर्म, दिस इज एंडोडर्म। इसको भी फिल कर देते हैं, दिस इज एंडोडर्म। और मीजोडर्म मैंने क्या बोला? पाउचेस में आएगी। कैसे आएगी बेटा? पाउचेस में आएगी, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। सो दीज आर द मीजोडर्मल पाउचेस। अभी डेवलप हो रहा था। तो ये क्या था? दिस इज एक्टोडर्म, बाहर वाली। व्हाइट वाली एंडोडर्म, पिंक वाली मीजोडर्मल पाउचेस बेटा। ट्रांजिशन स्टेज, मीजोडर्मल, सॉरी हाँ, मीजोडर्मल पाउचेस। You get what I'm saying? Number 3 comes here beta, that is your true coelom and that is eucoelom या true coelom जिसको हम बोलते हैं true coelom। and how does it look like? So this is how it looks like, ऐसा, सॉरी ऐसा बड़ा गोला, फिर दिस इज एक्टोडर्म। अभी तक सेम चल रहा है कहानी, अभी तक कहानी सेम चल रही है। कैसा? ऐसा, दिस इज एक्टोडर्म, दिस इज एक्टोडर्म, करेक्ट है, दिस इज एक्टोडर्म। अब सबसे अंदर वाली बनाते हैं, सबसे अंदर वाली बनाते हैं, दैट इज योर मीजोडर्म, सॉरी एंडोडर्म। यही है ना सब लोग? चलो फटाफट से जल्दी जल्दी से बनाओ, है ना। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारा जल्दी जल्दी हो ये। अब आती है मेन कहानी कि मीजोडर्मल की कहानी कैसे शुरू होती है। तो देखो यार, ये कहानी शुरू होती है इधर से। तो यहां ऐसे लाइन, ये मीजोडर्म, ये मीजोडर्म, ये भी मीजोडर्म, सॉरी ये भी मीजोडर्म, ऐसा। इसमें हाथ से बना लेती हूँ बिकॉज ऐसे बन नहीं रहा ये भी मीजोडर्म और ये भी मीजोडर्म, ठीक है ना। तो ये मीजोडर्म, दिस इज मीजोडर्म विच इज लाइनिंग द एक्टोडर्म, है ना, उसके बिल्कुल आगे प्रेजेंट है। फिर ये भी मीजोडर्म, ये भी मीजोडर्म, और इनफैक्ट इसके आसपास में भी मीजोडर्म है, इधर भी मीजोडर्म, इधर भी मीजोडर्म। सो दिस होल थिंग इज मीजोडर्म। अभी आपने क्या देखा कि मीजोडर्म जो है वो 2 जगह प्रेजेंट है और बीच में है खाली जगह। तो ये खाली जगह ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट ट्रू सीलोम इज, दैट इज व्हाई द डेफिनेशन इज सो। डेफिनेशन क्या बोलती है कि देखो मीजोडर्म जो है उसके बीच में प्रेजेंट होती है। इट इज लाइक मीजोडर्म वाज कॉम्पैक्ट, उसको धक्का देके दोनों 2 हिस्से में विभाजित कर दिया, यहां पे भेज दिया, आधा यहां भेज दिया, और बीच में बच गई आपकी ट्रू सीलोम, द बॉडी कैविटी। इज इट करेक्ट टू ऑल? तो इसको मैंने क्या बोला, इसका एग्जाम्पल क्या बोला था? इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था एनी लीडा से लेके टू कॉर्डेटा। अब तुम सोचोगे मैम पागल हो गई है कि बार बार इसके वो बोले जा रही है एग्जाम्पल्स। मैम बिल्कुल पागल नहीं हुई है, मैम चाहती है कि 2-3 बार बोल के आपके जहन में ये बात चली जाए, चले ही जाए आपके जहन में ये बात। समझ गए मेरी बात को? चलो आगे बढ़ो। तो ये यूसिलोम का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? अभी इसके में कोई डाउट नहीं आना चाहिए इसमें। अभी देखो यूसिलोम के भी आगे 2 प्रकार हैं, ठीक है। कहते हैं कि मीजोडर्म तो बना, हमने देखा मीजोडर्म ने एक्टोडर्म को लाइन किया, फिर एक उसकी जो है एक्टोडर्म को लाइन कर रही है, सॉरी है ना, एक उसकी जो एक्टोडर्म को लाइन कर रही है और एक उसकी एंडोडर्म को लाइन कर रही है लाइन, और बीच में खाली जगह को मैंने ट्रू सीलोम बोल दिया। लेकिन ये बनी कैसे? अचानक से तो प्रकट नहीं हो गई कहीं पे, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये बनी कैसे वो देखते हैं। तो देखो यार, यूसिलोम जो है मेरे बच्चों वो है 2 तरीके की। एक होती है शिजोसिलोम, ठीक है, और एक होती है आपकी एंटेरोसिलोम, ठीक है। स्पेलिंग ठीक लिखना, स्पेलिंग में ठीक ही लिख रही हूँ तो देख के लिखना है।
देखो याद करने के लिए मैं आपको बताती हूँ, एस से शिजो और एस से स्प्लिट। कहता है कि ये वाली जो सिलोम थी ना, ये ना स्प्लिट, स्प्लिट मतलब होता है टूटना, कई बच्चों को पता होगा, कई बच्चों को नहीं पता, मैं बता रही हूँ। स्प्लिट माने टूटना। तो अचानक से मेसोडर्म टूटी और दो हिस्से में बंटना शुरू हो गई इस तरीके से, तो इसको हमने क्या बोल दिया, शिजोसिलोम। दूसरी और जो एंटेरोसिलोम है, ठीक है ना, ये एंटेरिक पाउचेस से बनी। आपका गट, गट है ना, मतलब जो एंडोडर्म वाली लाइन है ना, गट समझ रहे हो, दिस वाज गट, ये गट है, दिस इज गट। तो यहाँ के आसपास एरिया से पाउचेस जो थे वो इस तरीके से एंटेरोसिलिक पाउचेस की फॉर्म में जो था वो निकले, मेसोडर्मल पाउच कुछ निकले और यहाँ पे स्कैटर होके अरेंज होना शुरू हो गए। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसने ये बोला कि ये इस तरीके से बना। करेक्ट है? हाँ हाँ, ठीक है ना। हाँ, फॉर्म फ्रॉम द वॉल ऑफ द एम्ब्रियोनिक गट, है ना, जो एम्ब्रियो फॉर्म में थी उससे गट है ना, उसकी एम्ब्रियोनिक गट से वो निकलना, पाउचेस की फॉर्म में निकलना शुरू हो गई। पाउच समझे ना, पाउच, पाउच ऐसा ऐसा करके। सो लेट्स जस्ट राइट इट सो दैट आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो शिजोसिलोम बेटा हमने क्या बोला बेटा, द सीलोम, द मेसोडर्म डेवलप्स बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म्स, है ना, डेवलप्स बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, दिख रहा है ना तुमको, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, करेक्ट, ठीक है। और ये कैसे बनी बेटा, बाय एंटेरोसिलिक। देखो एंटेरो वर्ड कहीं पे भी आ गया ना बच्चों, ये हमेशा होता है गट या इंटेस्टाइन, है ना, इंटेस्टाइन गट का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो एंटेरोसिलोम मतलब कहां से बना, एंटेरिक पाउचेस से, ठीक है ना, बाय एंटेरोसिलिक, है ना, ब्रैकेट में लिख लो गट, एम्ब्रियोनिक गट, एम्ब्रियोनिक गट, है ना, पाउचेस, करेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, अभी याद करो, तुमको मैम ने क्या कहा था कि बेटा प्रोटोस्टोम्स के और ड्यूटेरोस्टोम्स के एग्जाम्पल हम लोग बाद में यूज करेंगे। प्रोटोस्टोम्स के और शिजोसिलोम के, ध्यान से सुनना, प्रोटोस्टोम्स के और शिजोसिलोम के एग्जाम्पल सेम है। दैट मीन्स एनिलिडा, लिखो फटाफट, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, ये तीनों के तीनों में शिजोसिलोम आती है, राइट। अब एंटेरोसिलोम में क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल एंटेरोसिलोम और ड्यूटेरोस्टोम्स के एग्जाम्पल सेम है, मतलब वो दोनों ही सेम है। इकाइनोडर्म्स, स्टारफिश वगैरह, ठीक है, हेमिकॉर्डेट्स, मेलानोक्लॉसिस वगैरह, नहीं सॉरी क्या बोला उसको, टंग वर्म वगैरह, है ना, हाँ हाँ, मेलानोक्लॉसिस तो हुआ वो, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये तीनों जो थे क्या हुए, एंटेरोसिलोम एंड, है ना, आप यहां पे लिख भी सकते हो ब्रैकेट में ताकि आपको याद रहे कि इसके एग्जाम्पल्स और ड्यूटेरोस्टोम्स के एग्जाम्पल्स सेम है, सेम एज, ठीक है ना, और इसके प्रोटोस्टोम्स, है ना, एग्जाम्पल्स सेम एज प्रोटोस्टोम्स। राइटिंग पे ज़्यादा वो मत करना, एक डॉक्टर्स को पढ़ा के डॉक्टर जैसी हो गई है, ठीक है। तो शिजोसिलोम गाइस एंड एंटेरोसिलोम, यू गॉट इट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको, व्हाट इज दिस, द शिजोसिलोम, व्हाट इज एंटेरोसिलोम, गॉट इट नो। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी तक मैं आपको बता दूं, दो हमने बड़ी मेजर चीजें की हैं, दैट इज जर्म लेयर्स एंड योर सीलोम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, मल्टीपल चॉइस में, स्टेटमेंट्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, इस पे ध्यान रखना इसको, ठीक है ना। धीरे धीरे दे दूं ताकि याद हो जाए, ठीक है ना। दो चीजें तो आपको यही याद हो गई, प्रोटोस्टोम्स के, ड्यूटेरोस्टोम्स और शिजोसिलोम, एंटेरोसिलोम, इसके सबके एग्जाम्पल सेम है, नंबर 1। और आपको याद क्या करना है फिर, अब आपका जर्म लेयर्स का एग्जाम्पल याद करना है और इसका एग्जाम्पल याद करना है ना, आपका स्यूडोसिलोम का और उसका एसिलोम का और ट्रूसिलोम का। इज दैट क्लियर? ठीक है, अच्छा। तो यहां तक अब हम पहुंच चुके हैं, पांचवा, आई थिंक दिस वाज फिफ्थ नंबर, दिस वाज फिफ्थ, नो, हाँ। नाउ सिक्स्थ पार्ट इज योर सेगमेंटेशन, है ना। अभी आपको पता है ना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पता लगे तो पता ही नहीं हम लोग क्या पढ़ क्या रहे हैं अभी तक। हम लोग ये पढ़ रहे हैं
कि साइंटिस्ट ने क्या बेसिस लिए थे क्लासिफाई करने के लिए। तो सबसे पहला हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, तो दूसरा हमने बॉडी प्लान पढ़ा था, तीसरा सिमेट्री पढ़ा, चौथा हमने जर्म लेयर्स पढ़ा, पांचवा हमने सीलोम पढ़ा, छठा सेगमेंटेशन है। अब कि साइंटिस्ट ने देखो सेगमेंटेशन भी देख सकते हैं। सेगमेंटेशन माने क्या? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म कि बॉडी है ना अंदर और बाहर से सेगमेंट्स में डिवाइडेड होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे कि भाई ये सेगमेंटेड है, करेक्ट है। तो कैसे बोला? द बॉडी इज internally and externally both divided, internally also and externally divided into segments, divided into segments। segments को क्या बोला बेटा? segments को बोला called as metameres। क्या बोला? तो metameres। याद करो फटाफट से, जल्दी से। ऐसा ऑर्गेनिज्म अभी बरसातों में कितना दिख रहा है तुमको बाहर? अर्थवॉर्म। सेगमेंटेशन है सेगमेंटेशन। एक अर्थवॉर्म में कम से कम 100 से 120 सेगमेंट्स होते हैं, राइट? तो इंटरनली भी है और बाहर से भी है, ठीक है ना? तो ये है। अब तुम बोलो कि हम लोग मैम हम में है मेटामेरिज्म या नहीं है? वो बिल्कुल है। वो तो देखो यार, रिब केज डिवाइडेड है ना, 12 पेयर, 12 इधर एक तरफ 12 एक तरफ, 24 पूरा। रीढ़ की हड्डी बराबर है, ठीक है ना? बराबर है ना, रीढ़ की हड्डी सब में बराबर है। 33 बच्चों में, 26 हम में, राइट? और आईज मतलब ये बराबर है। द इंटरनली एंड एक्सटर्नली इट शुड बी इक्वल, सेगमेंट शुड बी इक्वल। तो अगर ये डिवाइडेड है तो ये हमने क्या बोला? अब आर्थ्रोपॉड्स को तुम देखो, वो भी उसमें भी है हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन, है ना, उसमें भी है ये। तो मेटामेरिज्म काफी वेरिड उसमें देखने को मिलता है। कहाँ नहीं देखने को मिलता है मैं बता देती हूँ, आपको पता चल जाएगा, रूल आउट हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपका फॉर एग्जाम्पल है एनिलिडा, ऑफ कोर्स अभी मैंने बोला आपको, आर्थ्रोपोडा है ना, तितली वगैरह, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन वगैरह। मॉलस्कन्स में नहीं होती है ये, ठीक है, मॉलस्का में नहीं होता है, एंड इकानोडर्म्स में भी नहीं होता, कॉर्डेटा में होता है। कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा में नहीं होता, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा मतलब हम लोग भी हैं कॉर्डेटा में, राइट? ठीक है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, करेक्ट है, डन। सो ये हुआ बेटा आपका इसको, अच्छा ये जिसमें ये होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रू मेटामेरिज्म। क्या कहते हैं इसको? ट्रू मेटामेरिज्म। एक फॉल्स मेटामेरिज्म भी होता है, जिसपे क्वेश्चन आए हैं काफी, जिसको हम स्यूडो मेटामेरिज्म बोलते हैं, है ना, स्यूडो मेटामेरिज्म। ये बेटा इसको हम लोग कहते हैं फॉल्स मेटामेरिज्म, और ये देखने को किसमें मिलता है? टेप वर्म में। इसी पे क्वेश्चन था, टेप वर्म में। टेप वर्म में बेटा ये जो सेगमेंट्स हैं ये बनते रहते हैं और गिरते रहते हैं, बनते रहते हैं गिरते रहते हैं, ठीक है ना, जिसको हम प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्लॉटिड्स, ठीक है ना। हमारी ऐसा थोड़ी कि हमारी आज एक रिब नीचे गिर गई, कल नहीं उगाई। ऐसा तो नहीं होता किसी के साथ में, है? रीढ़ की हड्डी आज वर्टिब्रा नीचे गिर गया, कल एक नया पैदा हो गया, उत्पन्न हो गया वहां से, ऐसा तो नहीं होता ना। है तो है, वो तभी जाएगा जब हम भी बाय बाय बोलेंगे इस दुनिया को। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि नए बनते रहते हैं, पुराने झड़ते रहते हैं, लाइक दैट। सो स्यूडो मेटामेरिज्म टेप वर्म में होता है। जो सेगमेंट्स नए आते रहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रोग्लॉटिड्स, करेक्ट है, डन हो गया सबको? चलो वेरी गुड। तो ये हो गया आपका बेटा सेगमेंटेशन। सातवां और सबसे आखिरी है आपका, दैट इज योर नोटोकॉर्ड। देखो यार, नोटोकॉर्ड में सारी दुनिया को बड़ी दिक्कत है, सारी दुनिया मतलब बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज। कई लोगों को, बच्चों को ऐसा लगता है कि ये ब्रेन है, कई लोगों को लगता है वर्टिब्रल कॉलम है। लेट मी क्लैरिफाई इट्स फॉर वंस एंड फॉर ऑल। नोटोकॉर्ड इज फ्यूचर रीढ़ की हड्डी, है ना, ये सेंटेंस तुम्हारे दिमाग में बस जाना चाहिए। नोटोकॉर्ड इज फ्यूचर रीढ़ की हड्डी, राइट? सो नोटोकॉर्ड जो है जिन में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कह देते हैं ये कॉर्डेट्स हैं। जिसमें नहीं प्रेजेंट होता है ना, तो दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स हुए, एक हुए कॉर्डेट्स, सॉरी एक हुए नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है, और एक हुए कॉर्डेट्स। तो नोटोकॉर्ड इसमें प्रेजेंट है,
नोटोकॉर्ड, सॉरी इसमें एब्सेंट है और इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है ना, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। अब जरूरी ही नहीं है कि रीढ़ की हड्डी ये बनी जाए, बिकॉज हम में बन जाती है रीढ़ की हड्डी लेकिन कईयों में नहीं बनती है, सॉरी प्रेजेंट होगा यहाँ पे, सॉरी माय बैड, हाँ कईयों में नहीं बनती है, ठीक है। तो ऐसा, तो नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल नॉन कॉर्डेट्स कौन से हैं, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दैट फ्रॉम पॉरीफेरा से लेकर टू आपके एकाइनोडर्मेटा तक, लेकिन मैं बोलूंगी हेमिकॉर्डेटा भी तुम इसमें ही इंक्लूड कर दो, बिकॉज वो भी आपका नॉन कॉर्डेट्स में भी आता है। उसने नहीं इंक्लूड किया लेकिन तुम करो, बिकॉज हेमिकॉर्डेट्स में भी स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होती है, हम बात करेंगे उसके बारे में भी आगे, ठीक है। लेकिन पॉरीफेरा, मैं आपको दिखा देती हूँ सो दैट आपको ऐसा लगे कि मैम ऐसे ही बोल रही है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, ये हमने कर लिया अभी सेगमेंटेशन, दिस इज नोटोकॉर्ड एंड दिस दे हैव रिटन पॉरीफेरेंस टू एकाइनोडर्म्स, यू ऐड हेमिकॉर्डेट्स आल्सो हियर बिना किसी शक के, बिकॉज हेमिकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होता, उसमें स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है ना, स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, क्या सा काम करता है वो हम बात करेंगे जब हम हेमिकॉर्डेट पढ़ेंगे तब, ठीक है। ठीक है, चलो तो ये हो गया, और इसका एग्जाम्पल तो आपको पता है, एग्जाम्पल इसके कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स हैं, ठीक है ना। नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट है तो लिख लो फ्यूचर वर्टिब्रल कॉलम, है ना। तो कईयों में ये रिप्लेस हो जाता है, कईयों में नहीं होता है, लेकिन ये प्रेजेंट। अच्छा नोटोकॉर्ड भी ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी लाइफ में प्रेजेंट रहेगा, जब हम कॉर्डेट्स पढ़ेंगे आगे तो मैं आपको बताऊंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यूरोकॉर्डेट्स है, उसमें खाली टेल रीजन में प्रेजेंट होता है, और वो भी लार्वल स्टेजेस में, जो वो बड़ा होता है तो वो भी छोड़ देता है उसको, वो बिल्कुल उसकी तरह स्टारफिश की तरह बाइलेटरल सिमेट्री एंड रेडियल सिमेट्री, है ना, वो ऐसा करता है। खैर ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि लाइफ के किसी स्टेज पे प्रेजेंट होनी चाहिए नोटोकॉर्ड, सो दैट मेक सेंस। हाँ अच्छा, सो दैट वाज इट, नोटोकॉर्ड, कुछ छोटा तो नहीं है इसमें, लेट मी जस्ट सी। अब हाँ एक बस इसमें एक पॉइंट लिख लो, आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, दैट इज नेसेसरी, कि आपका जो ये फ्लेक्सिबल है, और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि दिस इज मीजोडर्मल एनर्जी, फ्लेक्सिबल रॉड डॉर्जली प्रेजेंट, पीठ पे प्रेजेंट होती है, डॉर्जल है ना, डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, मीजोडर्म लेयर से बनी है ये, है ना, मीजोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है ना, और पीठ पे प्रेजेंट होती है, पीठ की तरफ को, ठीक है। कूल है बच्चों। सो ये हो गया आपका नोटोकॉर्ड। तो ये रहे आपके 7 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, साइंटिस्ट ने आपके सामने रख दिए। अब जाओ, अब वो बना बनू के उसके खुद भी मर मिट गए, अब अगली जनरेशन तुम इसको डिवाइड करते रहो उसके बेसिस पे। क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा आपका बॉडी प्लान, सिमेट्री, जर्म लेयर्स, सीलोम, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड, 7, ठीक है। तो इसके बेसिस पे उसको डिवाइड करते रहो तुम। एक चीज हमसे छूटी है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ये आपका था सेकंड पॉइंट के अंडर था, दैट वाज बॉडी प्लान, है ना, बॉडी प्लान के अंडर था ये सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटा टाइम हो रहा है, हाँ। सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा क्या होता है, 2 तरीके का होता है, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें फर्क क्या है, और पहली बार सर्कुलेशन का मतलब क्या है। हमारी बॉडी में जैसे कि मैंने खाना खाया तो मेरे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचना चाहिए ना, उसके लिए मेरे को चाहिए सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके लिए मुझे चाहिए ब्लड जो सर्कुलेट होके मेरा खाना लेके जाए डिफरेंट बॉडी पार्ट में। सो दैट वाज सर्कुलेशन वाज मेंट फॉर, राइट। तो कईयों में ना ये ओपनली प्रेजेंट होता है, तो कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, ऐसा, दिस इज लाइक हार्ट प्रेजेंट होता है ये इसका, दिस इज हार्ट, ये आपका हार्ट है, मैं एक रफ सा स्ट्रक्चर बना रही हूँ। और हार्ट आपका पता है, आपको ब्लड पंप करता है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है प्रेजेंट हार्ट। तो यहाँ से इसने ब्लड को पंप किया इस डायरेक्शन में, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से भी पंप किया इस डायरेक्शन में, यहाँ से इधर को आया, इधर को आया, और यहाँ पहुँच गया। जहाँ भी बेटा पंप आउट करेगा तो वैसे ही बेसिकली यहाँ पे आपके ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होने चाहिए,
लेकिन यहाँ ब्लड नहीं प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ओपन स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं साइनस। ये ओपन स्पेसिस या साइनस। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है जहां पे ब्लड फ्लोज ओपनली, है ना, जो ब्लड डज नॉट फ्लो इन ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। और जो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के, वो डायरेक्टली बेद करते हैं ब्लड में, है ना। जैसे अब हमारा हार्ट थोड़ी ब्लड में डूबा हुआ है ना, तभी तुम्हें देखा ना कटिंग भी करते हैं, अगर डॉक्टर लोगों को अगर तुम्हें देखा होगा तो ऐसा थोड़ी कि हार्ट ऐसे लथपथ होता है खून में, ऐसा नहीं होता। उसके आसपास में ब्लड वेसल्स होते हैं, उसके ऊपर आपको वो दिखेंगी, आर्टरी दिखेगी, वेन दिखेगी। बिकॉज वाई? बिकॉज हमारा क्लोज सिस्टम है, द ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल्स बेटा, इन ब्लड वेसल्स बच्चे, यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल्स एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो दिस इज हार्ट, ये यहां से निकला ऐसे करके, और जब यहां पे पहुंचा तो बजाय साइनस के यहां पे क्या प्रेजेंट है बेटा, आपकी मल्टीपल कैपिलरीज प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। सो दिस इज हार्ट, है ना। यहां से आया ब्लड, आया ये ऐसे करके। सो दीज आर ब्लड वेसल्स, इसको हम कैपिलरीज बोलते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यहां पे ब्लड flows in through open spaces called as sinuses, through open spaces called as sinuses। और आपके एनसीईआरटी में एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ा के लिखी हुई कि जो ऑर्गन्स होते हैं डायरेक्टली बेद करते हैं उसमें, वो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे कि अगर ऑर्गन यहाँ प्रेजेंट होगा तो उसमें डूबा ही रहेगा वो, हालांकि हमारे केस में ऐसा नहीं होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स मेन है, तो मैं कैसे याद रखे इसके एग्जाम्पल, ऊपर लिख रही हूँ इसके एग्जाम्पल्स। हेमा मतलब इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल याद करने के, तो मैंने अपने लिए ऐसे याद रखा है। हेमा में सबसे पहला है हेमिकॉर्डेटा, फिर हेमिकॉर्डेटा के बाद में इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। फिर एम से क्या है, मोलस्का, ठीक है ना। और ए से है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा, इसका सब का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन किस किस का है, तो बेटा अर्थवॉर्म में सबसे पहली बार क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आया था, एनीलीडा, कूल है। एनीलीडा के बाद में सेकंड हमारा आया कॉर्डेटा, हम लोग, है ना। कॉर्डेटा में एक एक्सेप्शन है, उसको नोट कर लो, बिकॉज उसमें एक्सेप्शन में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फटाफट से। कॉर्डेटा में क्या एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्शन है ट्यूनिकेट्स, ठीक है ना। एक्सेप्शन क्या है, ट्यूनिकेट्स। ये ट्यूनिकेट्स क्या होते हैं हम बाद में पढ़ेंगे, पर याद रखो कॉर्डेटा में एक्सेप्शन है ट्यूनिकेट्स से। और तीसरा एक और है, जैसे हमने मॉलस्का यहां पे लिखा, तो मॉलस्का में भी एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन यहां पे ऐड होगी कॉर्डेटा में। और तीसरा किस में प्रेजेंट होता है बेटा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सिफेलोपॉड मॉलस्क्स में, सिफेलोपॉड मॉलस्क। बाकी सारे मॉलस्कन्स में बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक सिफेलोपॉड मॉलस्क होता है। सिफेलो माने ब्रेन, पॉड मतलब फीट, जिस ऑर्गेनिज्म की ब्रेन से फीट निकल रहे हो, तो सोचो ऐसा कौन है जिसकी 8 भुजाएं हैं, डेविल फिश, ऑक्टोपस, ठीक है, उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। दैट इज इट। ये हो गया, सबका क्लियर हो गया, ये पार्ट डन है, डन हो गया भाई बच्चों, कूल। चलो, सो दैट वॉज इट अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने सब कुछ खत्म कर दिया है इसमें भाई। इसमें अब दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे सामने, तुम्हें सब सॉल्व हो जाना चाहिए, तब मैं मानूंगी कि तुमने बढ़िया रिविजन करी है। इसके टेस्ट इसका आज तुम्हें लेक्चर मिला है, कल इसका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, अगर नहीं ज्वाइन किया है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो तुम्हारे रेगुलर नोटिफिकेशन आते रहेंगे, ठीक है ना। यहां तक पहुंचे हो, अगर अच्छा लगा, कोई नॉलेज गेन हुआ है तो लाइक करना चाहते हो तो लाइक भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप लाइक करोगे तो ज़्यादा लोगों की फीड में दिखेगा और ज़्यादा लोगों की हेल्प होगी, मेरा मोटिव सक्सेसफुल हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अभी होमवर्क मैं तुम्हें दे रही हूँ और मैं आगे अगली क्लास में आके पूछूंगी इस होमवर्क कि तुमने किया कि नहीं किया, और मैं तुमसे मांगूंगी भी, मैं तुम्हें वो लिंक दूंगी, वहां पे तुम्हें इसको देना मुझे। होमवर्क क्या है, आपने इसको कंसोलिडेट करना है पूरे के पूरे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को। सो हेडिंग मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तुमने इसका फ्लो चार्ट बनाना है, मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि तुम्हें कैसे बनाना है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन,
यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है सबसे पहले, लाइन, फिर तुमने लिखना है यहाँ पे फाइलम, सारे के सारे 11 फाइलम लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट तुमने लिखना है यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फिर लाइन लगाओ। फिर तुमने लिखना है यहाँ पे सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री, ठीक है। फिर तुमने लिखना है जर्म लेयर्स, इस पे क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग, मैं आपको ये बनाने के लिए कह रही हूँ, जर्म लेयर्स। देन उसके बाद में आपने लिखना है यहाँ पे सीलोम, इतना लिखो काफी है, इतना लिखो काफी है, ठीक है। और इसको लगा देनी तुमने लाइन। अब यहाँ 1 से लेके 11 तक तुमने पूरे लिखने हैं, फाइलम डग 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 प्रिंस चार्मिंग चार्ल्स ब्ला ब्ला ब्ला। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद में लिखना शुरू कर देना है कि क्या क्या है ये, और इसको फिल करके लेके आना है। और अगली क्लास में मैं ये ऑलरेडी बना के आऊंगी एंड हम देखेंगे इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं लंबे समय तक, कभी भी नहीं भूलेगा तुमको, ठीक है। सो ये आपका होमवर्क है, दिस इज फॉर होमवर्क। ये नेक्स्ट क्लास में फ्लो चार्ट मैं खुद बना के लेके आऊंगी और तुम देखना, फिर मैच करना कि सही है कि नहीं है, और फिर मैं बताऊंगी कि कैसे तुम्हें बहुत एंड तक याद रहेगा। नहीं भी पढ़ोगे दोबारा तब भी याद रहेगा तुम्हें एंड तक ये, ठीक है। दैट वॉज इट फॉर टूडे। बेस्ड ऑफ क्लासिफिकेशन इज कंप्लीट विद द बैंग एंड आई एम सो हैप्पी दैट अगर तुम लोगों ने इसको अभी तक अच्छे से देखा है और क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तो ज़्यादा खुशी मुझे तब होगी जब तुम टेलीग्राम ग्रुप पे कल इसके क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे मेरे को और 100% रिजल्ट ला के दोगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो उसको क्लिक करो, ज्वाइन करो, ठीक है। और दैट इज़ इट। अगली क्लास से हम लोग पॉरीफेरा शुरू करेंगे और सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। तो लेट अस जस्ट सी, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना कि आज का लेक्चर कैसा लगा, सो दैट मैं आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों की हेल्प हो रही है, किस तरीके से। कोई डाउट होगा आज के सेशन में, कोई सजेशन आपको शेयर करना है, वो भी मोस्ट वेलकम, बिकॉज आपको पता है मैं आप ही के लिए यहाँ पे हूँ, आप ही के लिए स्टेप मैंने उठाया है। एंड आपने जोश टॉक्स वाली अगर वीडियो नहीं देखी तो देखो, आपको पता चल जाएगा कि मैम की स्टोरी क्या है, राइट। So that was it, and just help me in this, in this noble cause. That's what I want from you. Thank you so much. वीडियो को लाइक करते जाना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में ताकि मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो। अपने जूनियर्स के साथ में शेयर कर देना, अपने सीनियर्स के साथ में भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। दिस इज मीनाक्षी शर्मा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।